ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में गरीबी नापने को लेकर उलझन बनी हुई है सरकार के लिए। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता गोवर्धन भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। गोवर्धन, गरीबी नापती है केंद्र सरकार, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबों का चयन करवाया जाता है राज्य सरकारों से, और यही बड़ी समस्या बनती जा रही है। जैसा कि प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी यही समस्या कि आखिर गरीब की परिभाषा जो है वो कैसे तय की जाए। नहीं, देखिए, गरीब की परिभाषा तय करने के लिए पहले जो बीपीएल सेंसस हुआ था 1992 में हुआ, 92 के बाद 97 में हुआ, फिर 2002 में हुआ। अब जो पहले बीपीएल नहीं बन पाए थे, सरकार ने क्या किया कि स्टेट बीपीएल जो 1997 में जो बीपीएल थे और आगे 2002 में जो बीपीएल नहीं रह पाए थे, बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं। सरकारें नहीं चाहती कि जिसको एक बार लाभ मिल गया उसको बाहर किया जाए। बिल्कुल गोवर्धन, खुद हमारे पास ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं सुरेंद्र गोयल जी, वो जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सुरेंद्र जी, यहाँ पर केंद्र की तरफ से फरमान जारी हो गया है, गरीबी नापने के लिए अब खुद उलझन जो है वो प्रदेश सरकार के लिए बनती जा रही है। आखिर कैसे नापा जाएगा, इसे कैसे मापा जाएगा गरीबी को? ऐसा जी, गरीबी को नापने के लिए 2011 की आर्थिक, जातिगत और सामाजिक जनगणना हो चुकी है, और उसकी जनगणना के आधार पर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके कैटेगरी तय कर दी है कि अगर किसी के आवासहीन है उसको प्रथम प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड जो कच्चा मकान है उसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसके एक कमरे का पक्का मकान है उसको थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस प्रकार से अभी 24 अप्रैल को हमारे राजस्थान के अंदर ग्राम सभाएं हुई थी। ग्राम सभा इस प्रकार से चयनित किया गया है। चलिए, ये आंकड़ा जैसे कि आपने बताया हम भी अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, लेकिन अगर नापने की बात आपने बताई, लेकिन अगर हम इसे चयन करके योजनाओं का लाभ देते तो लाभार्थी की संख्या तो 3 गुना बढ़ रही है ना। बजट और आर्थिक भार भी बढ़ रहा है। क्या उसे लेकर भी आपने कोई समय सीमा या फिर कोई प्लान यहाँ पर तैयार कर लिया है? नहीं, प्लान ऐसा है मतलब जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 तक हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी को जो आवासहीन परिवारों को आवास देंगे। तो उस हिसाब से हम पहले उनका चयन किया है। चयन करने के बाद में उनका आवास, जो आवासहीन है उनका आवास बनाने का काम करेंगे, और सेकंड प्रायोरिटी जो कच्चा मकान, उनका मकान बनाने का हम व्यवस्था करेंगे। तो हम धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अभी तो हम तो राजस्थान की बात कर सकते हैं, राजस्थान के अंदर आवास निर्माण करने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गोवर्धन भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, वो भी आपसे सवाल करेंगे। मंत्री जी, मेरा सवाल सीधा सा ये था कि बाकी की जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, क्या उनमें भी धीरे धीरे बीपीएल की जगह सामाजिक और आर्थिक जनगणना के हिसाब से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा? गोवर्धन जी, आवाज नहीं आ रही। गोवर्धन जी, बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है आपकी। सवाल मंत्री जी ये था कि जो बाकी की जो योजनाएं हैं उनमें भी बीपीएल सेंसस की जगह सामाजिक आर्थिक जनगणना के हिसाब से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा? हाँ, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के अनुसार ही आगे लाभान्वित किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो उनका यहाँ पर ये कहना था कि इसी जनगणना के आधार पर यहाँ पर उनको लाभार्थी जो है उनको लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। गोवर्धन, क्या आपको भी वाकई लगता है जो मीटिंगों का दौर यहाँ पर लगातार चलता आ रहा है उसमें भी ये फैसला यहाँ पर किया गया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे इसके वो बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं। अगर आप बीपीएल सेंसस को डिनाई करके, बीपीएल डेटा को डिनाई करके और एक गरीबी की नई परिभाषा गढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए, बीपीएल सेंसस में एक पैरामीटर ये था कि आपको अगर उस पर आपत्ति है तो नाम जुड़वाए जा सकते थे। यहाँ पर ग्राम सभाओं में इस लिस्ट को फाइनल किया जा चुका है। मतलब कि जो गरीब अब तक थे वो गरीब की जो लिस्ट है उसको लॉक कर दी गई है। अगर कोई ये दावा करे कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल होना है या गलती से कोई रह गया हो प्रधानमंत्री सामाजिक और आर्थिक जनगणना के दायरे में गरीब बनने से, तो उस व्यक्ति के लिए अब करेक्शन का कोई विकल्प नहीं रह गया है। और यह सबसे बड़ा सवाल है कि जो पात्र व्यक्ति छूट गया है सामाजिक आर्थिक जनगणना में, गलती से भी परगणक उस तक नहीं पहुंचा है और सरकारी रिकॉर्ड में वो दर्ज नहीं हुआ है, तो उसके लिए करेक्शन के लिए कोई माध्यम रह नहीं गया है। क्योंकि सरकार ने आखिर जो वक्त दिया था, जो
24 अप्रैल को पंचायत दिवस था, वहां ग्राम सभाएं करवा करके और लोगों को बता दिया गया कि ये लिस्ट है हमारी, उसमें किसी को आपत्ति हो तो बता दीजिए, इसके बाद में ठीक नहीं होगा। तो ये जो एक पैरामीटर बनाया, क्योंकि आगे की जो सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी उसमें वक्त लगेगा और तब तक 8-10 साल तक जो गरीब आदमी है वो इन योजनाओं का फायदा नहीं ले पाएगा। हालांकि इस बात की अभी हमारे पास डेटा भी नहीं है और इसकी पुख्ता सूचना भी नहीं कि कितने लोग ऐसे हैं जो पात्र होते हुए भी बाहर रहे हैं, लेकिन इस बात की संभावनाएं पूरी रहती हैं क्योंकि जिस तरह की वर्किंग स्टाइल सरकारी मशीनरी की होती है उसमें बहुत सी खामियां रहती हैं और पात्र लोग हैं वो इसमें शामिल होने से रह जाते हैं। तो ये आशंका यहाँ भी बनी हुई है। तो गोवर्धन, लेकिन इस बात का आंकड़ा हमारे पास है कि जो गरीबी रेखा में इसके तहत आते हैं और इसके तहत यहाँ पर नहीं आते, वो हमने यहाँ पर दिखाया भी। लेकिन जिस तरीके से संभावनाएं यहाँ पर बनती जा रही है कि गरीबी को आखिर नापा कैसे जाए, आखिर गरीबी की परिभाषा कैसे की जाए, खुद मंत्री साहब जरूर कह रहे हैं कि हाँ, हम इस पैमाने पर गरीबी जो है उसकी परिभाषा को भी तय कर लेंगे, लाभार्थी को लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ पात्र लोग जो है वो इससे छूट सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो सामाजिक आर्थिक जनगणना जो की गई थी और इसके जो डेटा आए हैं, जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने हमने स्क्रीन पे भी दिखाए हैं, हकीकत के बहुत करीब है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसमें से सरकारी योजनाओं में या सरकारी सर्वेज में 10% का 5% का इधर उधर होना, गलती होना, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है क्योंकि फील्ड में कई बार होता है कि व्यक्ति। गोवर्धन, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कविता जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ। कविता जी, केंद्र सरकार की तरफ से एक नया फरमान यहाँ पर जारी कर दिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रदेश सरकार की बात करें तो उनके लिए मुश्किल यहाँ पर बनती जा रही है कि आखिर गरीबी की परिभाषा कैसे सामने लाई जाए, गरीबी की परिभाषा क्या है या फिर इसको नापा कैसे जाए और उनको लाभ कैसे दिया जाए। लेकिन इस योजना के तहत ये चीज भी सामने आ रही है कि कुछ पात्र लोग हैं वो इससे छूट सकते हैं, क्योंकि अगर योजनाओं की बात करें तो वो योजना यहाँ, वो आंकड़े जो है वो सिर्फ 2002 में ही बीपीएल परिवार के किए गए थे। देखिए, एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था 2012 में जी, तो उसके ये एक क्लोजेस्ट सर्वे है जिसके तहत एक गरीबी की मेरिट लिस्ट बनी हुई है। तो बीपीएल सर्वे तो बिल्कुल छूना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो 2002 का है, वो तो उसको लेना, तो इसका मतलब जो असली गरीब है वो तो छूट जाएंगे। अगर आप राशन, नरेगा में तो आपको एपीएल बीपीएल चाहिए ही, नरेगा तो सबके लिए, और राशन के लिए दरअसल राज्यों ने बहुत अजीबोगरीब लिए हैं आंकड़े। तो जब उन्होंने, जैसे राजस्थान ने अब क्या करा है, सारे बीपीएल जो 2002 के हैं, सारे स्टेट बीपीएल जो 95 से चले आ रहे हैं, अब उनको लिया है। तो आप देख सकते हैं कि 50% तो बिल्कुल ही गड़बड़, गलत सिलेक्शन जो है। बिल्कुल तो कविता जी, आपका भी मानना ये है कि एआईसीसी 2011 के तहत आंकड़े जो है उनको यहाँ पर रखना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से? हाँ बिल्कुल। और अभी जो राशन में इन्होंने स्टेट बीपीएल लिया है उसको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और इसको यूनिवर्सल करना चाहिए। तो एसआईसीसी 2011 के तहत जो है वो आंकड़े सामने रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए, अपना रुख रखने के लिए। गोवर्धन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। उलझन यहाँ पर जरूर बनी हुई है कि आखिर गरीबी की परिभाषा कैसे तय की जाए, लेकिन खुद मंत्री साहब कह रहे हैं कि हाँ, एसआईसीसी के तहत यहाँ पर लाभार्थी जो है उनको लाभ यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन बजट यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल बनती जा रही है, उसका यहाँ पर निदान कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।